नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ। पहला, दोस्तों क्या आप जापान के हनी एप्पल के बारे में जानते हैं? इसे जापान में फूजी के नाम से जानते हैं। फूजी सबसे लोकप्रिय प्रकार के सेबों में से एक है, जिसे जापान में सबसे बड़ी उत्पादन उपज के साथ नवंबर के मध्य में काटा जाता है। इसमें एक मीठा और कुरकुरा बनावट है। बिना बैगिंग के खेती की जाने वाली सन फूजी नामक किस्म को वाटरकोर नामक एक विशेषता के लिए जाना जाता है। अमेरिका में वाटरकोर को सेब का विकार माना जाता है। सेब की कोर के चारों ओर फलों के गूदे के पीलेपन के रूप में जलाकार दिखाई देता है। इसे जापानी में मित्सु या शहद कहा जाता है। क्योंकि यह शहद के रंग जैसा दिखता है, ये सेब अपने उत्तम स्वाद के लिए लोकप्रिय है। वे स्वादिष्ट सेब के रूप में मूल्यवान है। वाटरकोर अपने आप में अच्छी परिपक्वता का प्रतीक है और फल में से एक ही किस्म के अधिकांश सेबों की तुलना में अधिक चीनी होती है। इनकी एक एप्पल की कीमत $21 है। दूसरा, दोस्तों आज तक आपने म्यूजिक की उत्पत्ति किन किन चीज़ों से होती है सुनी होगी, पर क्या आपने ये सुना है कि मकड़ी के जालों से संगीत बनाया गया है? अमेरिका में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने कहा कि उन्होंने एक वेब की संरचना का संगीत में अनुवाद किया है, जिसमें बेहतर 3D प्रिंटर से लेकर क्रॉस प्रजाति संचार और अन्य संगीत रचनाओं तक के अनुप्रयोग हो सकते हैं। शोध के लिए वैज्ञानिकों ने 2D क्रॉस सेक्शन पर कब्जा करने के लिए एक लेजर के साथ एक प्राकृतिक मकड़ी के जाले को स्कैन किया और फिर वेब के 3D नेटवर्क के पुनर्निर्माण के लिए कंप्यूटर एल्गोरिदम का उपयोग किया। टीम ने वेब को स्ट्रेंस को ध्वनि की विभिन्न आवृत्तियों को सौंपा, नोट्स का निर्माण किया, जिन्हें उन्होंने मेलोडी उत्पन्न करने के लिए वेब की 3D संरचना के आधार पर पैटर्न में संयोजित किया। शोधकर्ताओं ने तब एक वीणा जैसा वाद्य यंत्र बनाया और दुनिया भर में कई लाइव प्रदर्शनों में लकड़ी के जाले का संगीत बजाया। टीम ने एक वर्चुअल रियलिटी सेटअप भी बनाया, जिसने लोगों को वेब पर नेत्रहीन और श्रव्य रूप से प्रवेश करने की अनुमति दी। तीसरा, दोस्तों क्या आप किलिमंजारो पर जाइंट ग्राउंड सेल्स के बारे में जानते हैं? अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत के रूप में किलिमंजारो अपने आप में बहुत ही उत्कृष्ट है, लेकिन एक स्वतंत्र पर्वत के रूप में जिसका जलवायु क्षेत्र जमीनी स्तर के परिदृश्य की तरह उत्तरोत्तर कम होता है। आप जितना आगे बढ़ते हैं, किलिमंजारो विशेष रूप से पृथक उत्परिवर्तित या दुर्लभ प्रजातियों के लिए एक इंक्यूबेटर के रूप में उल्लेखनीय है, जो लगभग कहीं और नहीं पाया जाता है। उन प्रजातियों में से एक है विशाल ग्राउंड सेल वेरिएटल डेंड्रोसेनिसियो किलिमंजारी, जले हुए कैक्टस और अनानास के बीच एक क्रॉस जैसा कुछ। ये विदेशी दिखने वाले पौधे केवल किलिमंजारो पर पाए जा सकते हैं। इस तरह के एक निषिद्ध वातावरण में एक अस्तित्व बनाने के लिए पहाड़ के ऊपर तापमान नियमित रूप से रात भर ठंड से नीचे गिर जाता है। पौधों ने तने की पीठ में पानी के भंडारण को विकसित किया है। निक्टिनास्टिक लीफ मूवमेंट एक प्राकृतिक एंटी फ्रीज और मुरझाए और मृत पर्ण समूह के माध्यम से आत्म इंसुलेशन। यह सामान्य ग्राउंड सेल 4 से 16 फीट लंबे होते हैं। दूसरी और विशालकाय ग्राउंड सेल नियमित रूप से 10 फीट से अधिक लंबे होते हैं, कभी कभी 20 फीट या उससे भी अधिक। चौथा, दोस्तों क्या आपने मैड हनी यानी पागल शहद के बारे में सुना है? जब मधुमक्खियां रोडोडेंड्रॉन फूलों के पराग पर भोजन करती है तो परिणामी शहद एक मति भ्रम पैदा कर सकता है। इसे पागल शहद कहा जाता है और इसका स्वाद थोड़ा कड़वा और लाल रंग का होता है। अधिक विशेष रूप से रोडोडेंड्रॉन्स के कुछ प्रकारों, उनके बीच रोडोडेंड्रॉन पिन और रोडोडेंड्रॉन पोंटिकम ग्रेनोटॉक्सिन, जो मनुष्य और पशुओं में नाटकीय शारीरिक प्रतिक्रियाओं का कारण हो सकते हैं। एक व्यक्ति कितना उपभोग करता है, इस पर निर्भर करते हुए प्रतिक्रियाएं मतिभ्रम और धीमी गति से दिल की धड़कन से लेकर अस्थायी पक्षाघात और बेहोशी तक हो सकती है। पागल शहद खाने से कोई आधुनिक मौत दर्ज नहीं की गई है, क्योंकि मधुमक्खियां अक्सर सर चट्टानों पर घोंसला बनाती है, इसलिए शहद इकट्ठा करना इसके सेवन से ज्यादा खतरनाक हो सकता है।
नेपाल में शहद के शिकारी खतरनाक खड़ी चढ़ाई के करते हैं विशाल मधुमक्खियों के डंक को सहन करते हुए पागल शहद की कटाई के लिए। 5वां दोस्तों, क्या आप लिविंग कॉफिन जो कि मशरूम से बना होता है इसके बारे में जानते हैं? महीनों के परीक्षण के बाद नीदरलैंड में पहला अंतिम संस्कार माइसेलियम से बने एक तेजी से जीवित ताबूत का उपयोग करके किया गया है। फाइबर की चटाई जो कवक के भूमिगत हिस्से का निर्माण करती है। डेल्फ्ट के तकनीकी विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले 26 वर्षीय बायो डिजाइनर हेंड्रिक्स ने स्थानीय मीडिया को बताया कि लिविंग कॉकून ने लोगों को फिर से प्रकृति के साथ एक होने की अनुमति दी। हम मिट्टी को प्रदूषित करने के बजाय उसे समृद्ध कर सकते हैं। माइसेलियम प्रकृति का पुनरावर्तक है। यह न केवल विषाक्त पदार्थों को बेअसर करता है और जमीन के ऊपर उगने वाली हर चीज को ताज़ा भोजन प्रदान करता है, बल्कि इसके रेशों का उपयोग भोजन से लेकर कपड़े और पैकेजिंग तक ताबूतों सहित कुछ भी बनाने के लिए किया जा सकता है। माइसेलियम लगातार अपशिष्ट उत्पादों, तेल, प्लास्टिक, धातु, अन्य प्रदूषकों की तलाश कर रहा है और उन्हें पर्यावरण के लिए पोषक तत्वों में परिवर्तित कर रहा है। एक माइसेलियम ताबूत 1 महीने या 6 सप्ताह के भीतर वापस मिट्टी में अवशोषित हो जाएगा। इसमें शामिल शरीर के पूर्ण अपघटन में सक्रिय रूप से योगदान देना और आसपास की मिट्टी की गुणवत्ता को समृद्ध करना सभी 2 से 3 साल की अवधि के भीतर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नए नए वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।